हाय। ये क्लास 8 का चैप्टर 1 साइंस की बुक है। इसमें इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप एक बार रीडिंग कर लिए हो बुक को या नहीं भी किए हो, एक बार इसे समझ लोगे तो एक बार रीड करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो इस चैप्टर में। अगर आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे कि क्रॉप्स का क्या पैटर्न है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे स्टोरेज, सारा कुछ देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब होता है जो भी काम हम एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कोई प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए कोई भी काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप क्या होता है? व्हेन अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड, अगर एक ही तरीके का प्लांट वन प्लेस कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, सेम काइंड प्लांट सेम प्लेस और लार्ज क्वांटिटी में अगर उसे ग्रो किया जाए तो उसे कहते हैं क्रॉप्स। जैसे वीट। वीट क्या होता है? लार्ज जो फील्ड होता है उसमें ही इसे ग्रो करवाया जाता है। और क्रॉप्स में बहुत तरीके का आ सकता है। सीरियल्स मतलब अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब इंडिया क्या है? बहुत ही वास्ट कंट्री है। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत तरीके का क्लाइमेट होता है। यहाँ कोस्टल रीजन है, यहाँ डेजर्ट है, फिर यहाँ कोल्ड है कश्मीर की तरह साइड में, इधर अलग एवरग्रीन भी है, डेसिडियस भी है। हर तरीके का क्लाइमेट इंडिया में मिल जाएगा। तो कोई भी कल्टीवेशन, कोई भी क्रॉप होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट होता है। तो इंडिया में बहुत तरीके का क्लाइमेट हर जगह अलग अलग तरीके का मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्रॉप्स प्रोडक्शन भी अलग अलग तरीके का, हर चीज़ यहाँ उगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का क्रॉप्स प्रोडक्शन हो सकता है, तो फिर भी इसे एक कंसाइज वे में समझने के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आगे 3 पार्ट है, अभी हम 2 समझेंगे। 2 क्या है? एक होता है खरीफ क्रॉप्स और एक होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या आ जाता है? जैसे खरीफ मतलब पानी, इसको खरीफ मतलब पानी चाहिए, खरीफ मतलब पानी चाहिए। जैसे कि पैडी मतलब चावल जो होता है। मेज यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये आपको कम से कम इतना याद रखना है 5। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, इतना याद रखना होगा आपको। तो ये होता है खरीफ। खरीफ मतलब इसे पानी चाहिए। इसे कब सोन किया जाता है? रेनी सीजन में, क्योंकि इसे पानी चाहिए। तो ये जब बारिश होगी तभी यहाँ पे इसे सोन किया जाएगा, मतलब इसे बीज लगाया जाएगा इसका। अब देखते हैं रबी। रबी मतलब, रबी ऐसे मान सकते हो सूर्य को बोलते हैं, ठीक। तो ठंडा के टाइम में हमें सन चाहिए होता है, तो ठंडा में जो क्रॉप लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। जैसे गेहूँ, ग्राम, चना। रबी 2 वर्ड से बना है तो दो वर्ड, जैसे वीट यानी कि गेहूँ, चने, पी, मस्टर्ड, ये सब कब कब विंटर के टाइम में लगाया जाता है। जैसे विंटर कब होता है? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। जब रेनी सीजन में जो चीज़ को लगाया जाएगा वो 3-4 महीना के बाद, यानी कि ठंड में उसे काटा जाएगा, और जो ठंड में लगाया जाएगा उसे गर्मी में काटा जाता है। तो ये होता है रबी क्रॉप, ठीक। अब हम देखते हैं प्रैक्टिसेस, क्या क्या करना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। तो अब हम इसमें देखेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए करने के लिए जो हमारे फार्मर करते हैं वो कितना मेहनत करते हैं, अभी हम इसमें समझेंगे। अगर आपको कभी मन करे प्रोडक्शन क्रॉप उगाने का तो आप भी कर सकते हो। तो ये सब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। अगर मेरे पास लैंड है, उसमें सॉइल है, वो अभी तैयार नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसमें लगाएंगे तो होना मुश्किल होगा। तो इससे क्या क्या किया जाता है? इसे लूज़ किया जाता है। मिट्टी को लूज़ करते हैं ताकि वो लूज़ हो जाए और पानी अच्छे से उसमें रिटेन करे। और रिटेन मतलब उसे पानी अच्छे से, वो कैपेसिटी हो कि उसको पकड़ ले, पानी को रखे अपने पास पानी को। अगर इसमें मान लो मिट्टी पूरा बैठा हुआ है तो पानी तो वो वहाँ से जा करके दूसरी जगह चला जाएगा, इसमें रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है। इसे टिल्टेड किया जाता है। और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के थ्रू ही मिट्टी में रहते हैं। तो मिट्टी को कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और एक गैस, मतलब गैस भी उसमें होना चाहिए। अगर गैस आसपास रिस्पिरेशन के लिए गैस भी होना चाहिए ताकि रूट में एक सही से उसका प्रोडक्शन ग्रो हो पाए। तो हम इससे करने के लिए क्या होता है? पहले तो हल से करते थे, जो गाय बैल को लेके उसको मिट्टी को टिल्टेड किया जाता था।
अभी तो इसे लूज करने के लिए क्या करते हैं, टीलिंग, इसे क्या कहते हैं, जो लूज करने को कहते हैं टीलिंग कहते हैं। और क्या हो सकता है, टीलिंग किससे किया जाता है, प्लो से, या पहले के टाइम में हो से किया जाता था जिसे हल बोलते हैं। और कल्टीवेटर आज के टाइम में किससे किया जाता है, ट्रैक्टर से किया जाता है जिसे कल्टीवेटर भी कहते हैं। तो ये सब मशीन होता है टीलिंग, जो लूजिंग जो करते हैं, इसको मिट्टी को जो लूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं टीलिंग। अब टीलिंग को किस किस से किया जा सकता है, प्लॉ से, हो से और कल्टीवेटर से। ठीक, तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये जो चैप्टर में सॉइल प्रिपरेशन के बारे में 2-3 पेज दिया हुआ है, पर अगर अल्टीमेटली बात यही कहा जा रहा है कि ऐसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब इसे लूज करना होगा। लूज करने के लिए टीलिंग कहते हैं। टीलिंग के लिए क्या चाहिए होगा, कल्टीवेटर चाहिए होगा और हो या प्लो, इसे कर सकते हैं। अब मॉडर्न टाइम में अलग होता था, धीरे धीरे जो फार्मर का काम इजी करने के लिए बहुत सारा मशीन, बहुत सारे तरीके, मॉडर्न तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि अन्न तो सबको जरूरत है, बिना खाने का कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो इसे करना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद दूसरा प्रैक्टिस है, 7 प्रैक्टिस टोटल हम पढ़ेंगे अभी। जो दूसरा प्रैक्टिस है वो है सोइंग। सोइंग मतलब होता है अब मिट्टी प्रिपेयर हो गया, अब क्या काम होगा, अब इसमें बीज लगाना होगा। तो बीज लगाने के लिए क्या करेंगे, जिसे सीड्स कहते हैं, सीडिंग करना पड़ेगा, सीड ड्रिल। पहले के टाइम में बहुत मेहनत किया जाता था, पर अब मशीन से हो सकता है। अब किससे हो जाता है, मशीन से हो सकता है। और इसको करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे सीडिंग, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, प्रॉपर उससे न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ओवर क्राउडिंग से बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर एक साथ सारा सीड्स को लगा दें तो वो सबको न्यूट्रिएंट्स बराबर में नहीं मिल पाएगा, किसी का ज़्यादा किसी को कम मिलेगा, उसे ग्रो होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवर क्राउडिंग से बचना होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग। और इस ओवर क्राउडिंग से बचना होगा, उसे क्या चाहिए होगा, सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स। ओवर क्राउडिंग से क्यों बचते हैं, ताकि उसे सफिशिएंट सनलाइट बच पाए, न्यूट्रिएंट्स मिल पाए और वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर फ्रॉम द सॉइल। एक इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, एक कम डिस्टेंस पे ज़्यादा बीज लगा देंगे तो वो उसका वाटर कमी हो सकता है। मान लो मिट्टी में कैपेसिटी है 1 लीटर पानी रिटेन करने का, अगर हम 2-3 पेड़ लगा दिए तो हर को 1 लीटर में ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्शन सही नहीं होगा। तो सीडलिंग जो सीड ड्रिल होता है उसे ये सब ओवर क्राउडिंग ध्यान में रखना होगा, और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। तीसरा है एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब तो हम बीज उसमें लगा दिए, अब मेरा क्या काम होगा, उससे ध्यान रखना होगा कब जल्दी हो और अच्छे प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर यानी कि फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर 2 तरीके का हो सकता है, अब क्या करेंगे, 2 चीज हो गया। अब तीसरा काम होगा एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तीसरा क्या है, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक, अब फर्टिलाइजर कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का, ऑर्गेनिक और एक होता है मैनमेड या सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, जो लैब में बनाया जाता है, सिंथेटिक। कोई भी चीज़ जो भगवान बनाते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है, जो इंसान बनाता है वो बाद में जाके हार्म कर सकता है, क्योंकि वो जो चीज़ भगवान बनाते हैं उसे भगवान खुद से उसे ट्रीट कर देते हैं, उसे बैलेंस कर देते हैं। पर जो इंसान बनाता है उसे बैलेंस करना मुश्किल होता है, उसे बैलेंस करना भूल जाता है। तो ठीक है, कुछ देर टेम्परेरी बेसिस पे बढ़िया होता है, पर ये लॉन्ग टाइम के लिए ऑर्गेनिक बढ़िया होता है। तो ऑर्गेनिक में क्या हो सकता है, काऊ डंक, जैसे कुछ खाने वाने का जो सब्जी होता है उसका छिलका जो खुद से हम तैयार करते हैं, चाय पत्ती हो गया उसका, ये सब
क्या होता है, ऑर्गेनिक, जो भी नेचुरल हो, ये ऑर्गेनिक हो गया। और जो पेड़ पौधा सड़ गल जाता है मिट्टी में, तो वो सब हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। वो भी फर्टिलाइज़र यानी कि मतलब मिट्टी की कैपेसिटी को बढ़ाता है। फर्टिलाइज़र उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो मिट्टी की कैपेसिटी को, मिट्टी को स्ट्रांग करे, ताकि वो उसमें जो भी पौधा लगाए, जो भी प्लांट लगाए, उसमें अच्छे से वो ग्रो कर पाए। ठीक। अब सिंथेटिक क्या होता है, इसे कुछ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का नाम आपको याद रखना है। जैसे यूरिया सिंपल है, सब बहुत बार बात होता है, यूरिया याद रखना है आपको। पोटास, ये मिट्टी में होता है पर और जल्दी ग्रो करने के लिए अगर जिस मिट्टी में कम है तो उसमें ये होना चाहिए, उसमें डालते हैं ऊपर से। पोटास, यूरिया, पोटास। NPK आपको जरूर से जरूर याद रखना होगा। NPK मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। पोटासियम को K से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। ये आपको पक्का याद रखना है, यूरिया, पोटास, NPK। और अगर और याद रखना हो तो अब अमोनियम सल्फेट याद रख सकते हैं, अमोनियम सल्फेट। और एक होता है सुपर फास्फेट। इतना सिंथेटिक फर्टिलाइजर आपको नाम याद रखना होगा। तो ये होता है सिंथेटिक, जिसे लैब में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक। अब जो ये फर्टिलाइजर ऐड क्यों करते हैं, ताकि सॉइल का टेक्सचर चेंज हो, सॉइल टेक्सचर और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पानी को रखने का ताकत बढ़े सॉइल को, उसका टेक्सचर चेंज हो, जिससे ग्रो, टेक्सचर मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका जो अगर बहुत बड़ा बड़ा मिट्टी का दाना है तो छोटा छोटा हो जाए, जिस तरीके से ग्रो हो पाए प्लांट को। तो ये दोनों चीज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर दो तरीके का होता है, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक यूरिया, पोटास, NPK, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। आप इतना याद रख सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। और फर्टिलिटी, जो मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए और हम काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्रॉप रोटेशन। पहले के टाइम में बहुत किया जाता था। मान लो एक लैंड है, इसमें एक टाइम पे गेहूं लगाया जाए, एक टाइम पे क्या लगाया जाए, गेहूं, वीट। ठीक। एक बार ये कट गया, उसमें हम लेग्यूमर लगा दिए। क्या लगा सकते हैं, लेग्यूम मतलब दाल वाल का पौधा। मान लो ये जो गेहूं लगा था, इससे सॉइल का फर्टिलिटी कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन रख लिया अपने पास, मिट्टी में जो नाइट्रोजन था वो रख लिया, फास्फोरस रख लिया, और जो भी पोटास था वो सब अपने अंदर ये अब्जॉर्ब कर लिया, वो प्लांट ग्रो हो गया। अब इसमें ये कम हो गया है। पर जब लेग्यूमर प्लांट हम इसमें फिर से लगाएंगे, क्रॉप रोटेशन यही होता है कि एक ही बार एक ही प्लांट को मत लगाओ जमीन पर, ऐसा लगाओ कि फिर से उसका फर्टिलिटी लौट जाए। अब अगर इसमें हम लेग्यूमर प्लांट लगाएं, वो प्लांट जिसमें, लेग्यूमर प्लांट का मतलब ये होता है जो नाइट्रोजन को अपने पास रखने का कैपेसिटी हो, इसे बोलते हैं लेग्यूमर प्लांट्स। लेग्यूमर प्लांट क्या होता है, इसका रूट में एक बैक्टीरिया होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग राइजोबियम। क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, अब एयर में जितना भी नाइट्रोजन है वो इसमें फिक्स कर देता है, और फिक्स करने के बाद मिट्टी में भी आ जाता है, और प्लांट को भी जितना ज़रूरत हो उससे मिल जाता है। अब ये फिर से इसमें नाइट्रोजन आ गया, फिर से अब नेक्स्ट टाइम पे जब ये कट जाएगा लेग्यूमर प्लांट, फिर से इसमें गेहूं लगाएंगे, तो हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर जो सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है वो ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये होता है लेग्यूमर प्लांट, याद रखना आप। और उसमें कौन सा बैक्टीरिया रूट में होता है, राइजोबियम, जिसका कैपेसिटी क्या होता है, नाइट्रोजन रखने का, नाइट्रोजन फिक्स करने का कैपेसिटी होता है। तो ये भी इस तरीके से भी इसका फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे इरिगेशन। 3 चीज हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग ऑफ मैन्यूर और फर्टिलाइजर। तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ेंगे इरिगेशन सबको पता होता है, पानी को डालना। हम लोग हर दिन पौधे में पानी डालते हैं ना, डालना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर लार्ज स्केल पे इसे किया जाए
तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन। चौथा क्या है, इरिगेशन। जब लार्ज स्केल पर पानी को पौधे में डाला जाए, पानी पौधे में डालना बहुत ज़रूरी होता है तभी उसे, क्योंकि 90% कंटेंट क्या होता है पौधे में, जो 90% क्या होता है, पानी, वाटर ही होता है। प्लांट कंटेंट कितना क्या रहता है, प्लांट कंटेंट 90% वाटर, ठीक है। अब देखो, अब इसको सोर्स का क्या क्या हो सकता है, इरिगेशन का सोर्स, कुआं हो सकता है, वेल्स, ट्यूबवेल, जिसमें आजकल ये लगा दिया गया है मशीन, ट्यूबवेल, लेक, आसपास लेक हो, रिवर्स, ये सब होता है, ठीक। तो ये सब सोर्स होता है इरिगेशन का। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से इरिगेशन हो। बहुत बड़ा जगह है तो उसमें आप एक एक करके पानी डालना मुश्किल, हमारे पास गमले में होते हैं 2-3 पौधे, तो हम पानी से उसे इरिगेट कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं उसमें। पर जब लार्ज स्केल पर 10 हेक्टेयर, बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, तो उसमें पानी ऐसे डालना मुश्किल होगा। तो इसके लिए अलग अलग मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, दो तरीके का मेथड होता है। जो पहले के टाइम में जो होता था उसे ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, जो अभी के टाइम में उसको और ईजी करने के लिए क्या उसे ये किया गया है, उसे चेंज किया गया है, तो उसे बोलते हैं हम मॉडर्न मेथड। तो देखो क्या होता है, मॉडिफाई करते रहते हैं ताकि फार्मर को इजी हो काम करना। ट्रेडिशनल मेथड क्या था, ट्रेडिशनल मेथड में आता था मोट, कुआं से पानी डालते थे, मोट कहते थे। चेन पंप, फिर थोड़ा चेंज किया गया तो चेन पंप आया गया, मतलब पानी डालो, एक बड़ा सा चेन टाइप का एक टूल्स होता था जिसमें पानी डालो, वो खेत में अपने आप चेन से साइड से चला जाएगा, उसे बोलते हैं चेन पंप। ये सब ट्रेडिशनल मेथड में ही आता है। और देखली भी होता था, देखली। और एक होता है राहत, जिसमें क्या करते, पानी निकालने के लिए राहत में गाय बैल का यूज किया जाता था। तो ये सब था ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, मॉडर्न मेथड में क्या किया जाता है, मॉडर्न मेथड में होता है मॉडर्न मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकलर, और भी बहुत सारे धीरे धीरे इसे चेंज किया जा रहा है ताकि और लोगों का काम आसान हो जाए और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट होगा, हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगा और फार्मर का इनकम ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो और इजी भी काम हो जाएगा उनका। स्प्रिंकलर, मॉडर्न मेथड में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, खेत में एक चेन से पूरा पाइप से हर में एक इस तरीके का लगा दिया जाता है, पूरा खेत है, पाइप पूरा बिछा दिया जाता है ऐसे करके, और हर जगह पे एक गोल जैसा पानी का मटेरियल लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक मान लो यहाँ सिस्टम है, या इसको ऑन करो तो पूरा में एक स्प्रिंकलर जैसा पानी पड़ जाएगा, पूरा हर जगह जाने की जरूरत नहीं होता है, ये होता है स्प्रिंकलर। एक होता है ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, इससे क्या होता है, पानी बर्बादी भी नहीं होगा, जितना पानी चाहिए उतना ही पानी मिल सकता है। इसे पानी बहुत कमी है ना, उससे बचाना चाहिए। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, सीधे जड़ में पानी जाएगा। मान लो ये पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, यहाँ भी मान लो यहाँ भी पेड़ लगा हुआ है, इधर भी पेड़ लगा हुआ है, कुछ है। अब यहाँ पे सीधे जड़ में पानी जाएगा, फिर पाइप से यहाँ भी ऐसा सिस्टम से रूट में पानी जाएगा, जड़ में, तो इसे बोलते हैं ड्रिप। ड्रिप ड्रिप करके पानी जाता है, बूंद बूंद करके, ताकि पानी वेस्ट ना हो, फालतू का इधर उधर पानी ना जाए। तो ये सब होता है मॉडर्न मेथड। ये 4 तरीके का हो गया। अब इरिगेशन का जरूरत क्यों है,
अब इरिगेशन पे डिपेंड करता है, हर जगह एक ही तरीके का इरिगेशन नहीं होगा। मान लो कहीं बहुत बारिश वाला जगह है तो बार बार उसमें हर दिन पानी देने की जरूरत नहीं है। मान लो कहीं डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे हमेशा पानी देना होगा। तो किस पर डिपेंड करता है इरिगेशन? क्रॉप्स कौन सा है, कुछ जैसे चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और गेहूँ को भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, बारिश का मौसम में ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, सॉइल किस तरीके का है। 3 बेसिस पे हम इरिगेशन को उसका प्लानिंग करते हैं कि किस कैसे कैसे इरिगेट करना है। अब नेक्स्ट क्या है, चौथा हो गया, 3 और है। पांचवा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। पांचवा क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स किसे कहते हैं? जब कोई खेत है, अगर हम उसमें हमें गेहूं लगाना है, क्या लगाना है, वीट लगाना है, पर इसके अलावा भी कुछ कुछ घास, अनवांटेड प्लांट को क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट को, अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। मतलब हमें गेहूं के लिए जितना भी हम उसमें फर्टिलाइजर डाले हैं, पानी डाले हैं, वो हम गेहूं प्रोडक्शन के लिए डालें, पर हो सकता है उसमें कुछ और भी पौधे आ जाए, बिन बोले मेहमान। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ताकि इसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स, पानी, जितना भी सॉइल का कैपेसिटी है, वो एक्स्ट्रा प्लांट, अनवांटेड प्लांट ना ले ले, और क्रॉप को जितना जो क्रॉप हमें चाहिए उसका खाना कम हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए हमें इसे रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, रिमूव करना होता है वीड्स को। तो इसके लिए भी अलग अलग वीडीसाइड होता है। जैसे पेस्टिसाइड होता है ना, पेस्टिसाइड मतलब कीड़ा मकोड़ा से पेड़ पौधे को बचाते हैं, उसी तरह वीडीसाइड भी होता है जो वीड से बचाते हैं खेत को। पर वो उसके लिए प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो केमिकल होता है, उसे छिड़कने समय हाथ वाथ में ग्लव्स, नाक में ये मास्क वास्क लगा के करना होता है। तो वीडीसाइड याद रखना है आपको। वीडिंग समझ में आ गया होगा। इसे रिमूव करते पहले हाथ से करते थे, पर अब मशीन से करते हैं, और वीडीसाइड दवा भी आता है। तो इसका दवा का नाम याद रखना है आपको, वीडीसाइड। वीडीसाइड्स मतलब होता है जो इसे रिमूव करे। इसका दवा का नाम है जैसे 2,4, बहुत सारा है, एक आप याद रख सकते हैं 2,4-D। ये क्या है, 2,4-D कहीं लिखा है, तो ये क्या है, वीडीसाइड है। ठीक, तो इसके बारे में इतना ही है। और छठा है हार्वेस्टिंग। लास्ट में क्या करते हैं हम, जब तैयार हो जाएगा प्रोडक्शन हमारा ये क्रॉप्स, उसके बाद क्या करते हैं, 6th क्या है, सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के लिए बहुत सारा फेस्टिवल भी होता है अलग अलग तरीके का, जैसे बैसाखी जो अभी के टाइम में होता है, वो क्रॉप प्रोडक्शन खुशी से, जब हम कुछ लगाते हैं और वो हो जाए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो, जब हम कोई किसी चीज़ में मेहनत करें उसे हमें सक्सेस मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। तो फार्मर का खुशी तभी होता है जब वो लोगों के लिए अनाज उगाते हैं और वो अनाज हो पाए, लोग खुश हो पाएंगे, उन्हें एग्रीकल्चर से मतलब उन्हें अनाज मिल पाएगा, तो ये फार्मर का ये खुशी होता है। तो इस खुशी को वो अपना जाहिर करने के लिए वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसे एज ए फेस्टिवल। जैसे बैसाखी हो गया, दिवाली, होली, ये सभी एक तरीके का उसका ही है। बिहू असम में होता है, ये सब इस तरीके का ही उसको सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो जैसे हार्वेस्टिंग, लास्ट में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करने के लिए भी बहुत पहले के टाइम में सिक्कल से किया जाता था, काटा जाता था, जिसका छोटा जमीन होता है, पर बहुत बड़ा लैंड में ये करना मुश्किल होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो थ्रेसिंग, पहले काटते हैं, ये है, हो गया गेहूं, हो गया मान लो, अब इसे कट करना है, तो काटेंगे जिस मशीन से, उसे बोलते हैं सिकल। अब काटने के बाद अब हमें ऐसे तो नहीं पहुंच जाता है ना, गेहूं पहुंचता है दाने में, तो उसे इस पेड़ से हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसे थ्रेसिंग किया जाता है। जैसे फटकना होता है ना, घर में फटक के पहले किया जाता है, जैसे विनोइंग कहते हैं हाथ से, जिसे जब मैनुअली किया जाए थ्रेसिंग तो उसे बोलते हैं विनोइंग। जैसे फटकना उटकना अलग करते थे पहले के टाइम में, पर अब लार्ज स्केल में इतना करने के लिए थ्रेसिंग किया जाता है, मशीन से किया जाता है। तो ये सब अब सारा मशीन से होता है, तो ये से हार्वेस्टिंग का कहते हैं तरीका। तो ये हो गया हार्वेस्टिंग। फिर ये क्या था, 5th था हार्वेस्टिंग, 6th था। अब 7th लास्ट में सारा कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टोर करना बहुत जरूरी है। अगर स्टोर सही से नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है, क्रॉप इतना सारा मेहनत हमारा बर्बाद हो सकता है। 7th क्या है, स्टोरिंग। स्टोरिंग आप लोग भी नया नया तरीका बता सकते हो, स्टोर को खराब ना हो तो उसे क्या करें, स्टोरिंग। स्टोरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टोरेज।
अब हम प्रोड्यूस कर लिए, अब हमको स्टोरेज बनाना होगा। उसके लिए क्या किया जाता है, अच्छे से ड्राई किया जाता है। पहले क्या करते हैं, ड्राई, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहेगा। किसी भी चीज़ में जब मॉइस्चर होता है तो उसे हम क्या, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। देखते हैं घर में कुछ अगर रखना हो और लॉन्ग टाइम के लिए, मम्मी उसे धूप में सुखाती है फिर रखती है। फिर नहीं तो उसमें क्या डाल सकते हैं, नीम के पत्ता भी डाल सकते हैं ताकि उसमें कीड़ा वगैरह ना लगे। फिर उसे ठंडे जगह पे, अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो गर्मी मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाए, ठंडे जगह पे रखते हैं। तो स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा दिन स्टोरेज रखने का क्या ही ज़रूरत है, तो तभी तो हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 1 रुपये 2 रुपये केजी पे, ताकि वो स्टोरेज जो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो जिसको खाने की ज़रूरत है, खाने मतलब वो खरीद नहीं सकते हैं, उसे मिल भी जाए और स्टोरेज का भी काम हो जाए। तो ये चीज़ होता है स्टोरेज। तो कितना 7 चीज़ें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 7 चीज़ आता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, इरिगेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और लास्ट में स्टोरेज। तो ये प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो आपको ये याद रखना है। एक चीज़ है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ये क्या होता है, कुछ लोग घर पे गाय या कुछ जानवर को पालते हैं और उससे उसका प्रोडक्शन दूध से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पर यही अगर लार्ज स्केल में किया जाए, फैक्ट्री में किया जाए, जिससे बहुत लोगों का रोजी रोटी चले, तो उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और जैसे कोस्टल रीजन है इंडिया का, यहाँ पे क्या है, समुद्र, यहाँ से मछली, तो यहाँ पे मछली का कल्टीवेशन होता है। मछली कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, मछली प्रोड्यूस करते हैं और उसको जो लोग हैं आसपास बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो उसे बोलते हैं फिशिंग। और ये होता है एनिमल हस्बेंड्री, ये होता है फिश कल्टीवेशन। तो ये सब आपके बुक में था एनसीईआरटी में, आप एक बार रीड करना। समझ में नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।